हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एक नया चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का मतलब क्या होता है, तो आज हम कवर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है और कैसे इसको हम एनालाइज करके चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ईयर के एंड में बनाई जाती है, तो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से जो सेक्शन हमें सेक्शन डिफाइन करता है 2 सबसेक्शन 40 कंपनी एक्ट 2013 कहता है कंपनी के रिगार्डिंग कंपनी के रिलेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है इसके अंदर जो शामिल किया जाता है, किन्हें शामिल किया जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है। दूसरे नंबर पे हम इसके अंदर शामिल करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसके अंदर शामिल की जाती है। ऐसे फोर्थ नंबर पे कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, चेंज इन इक्विटी अगर एप्लीकेबल है तो हम इसको जो प्रिपेयर करते हैं। और फिफ्थ इसमें एक्सप्लानेटरी नोट जो होते हैं वो शामिल किए जाते हैं, एक्सप्लानेटरी नोट्स है जो शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अंदर ये हम देखते हैं कंपनी के रिगार्डिंग ये 5 टाइप के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शामिल की गई हैं। तो हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या बेनिफिट मिलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जैसे अब बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि कंपनी के पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और कितनी कैपिटल है एक सर्टेन डेट को। तो ये कंपनी को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इससे। और जो इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है कि कंपनी की प्रॉफिट या फिर लॉस कितना है। प्रॉफिट और लॉस के बारे में जो पता चलता है कि क्या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या क्या कंपनी को लॉस हो रहा है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से। जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें हम शामिल करते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी अगर एप्लीकेबल है, एक्सप्लेनेटरी नोट को। लेकिन जो 1 पर्सन कंपनी होती हैं जिसे हम ओपीसी बोलते हैं, और जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, स्मॉल कंपनीज होती हैं, और जो डोरमेंट कंपनीज होती हैं, डोरमेंट कंपनीज होती हैं, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। किनको? ओपीसी 1 पर्सन कंपनी को, स्मॉल कंपनी को और डोरमेंट कंपनी को छूट होती है कि वो अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो नहीं बना सकती। अब यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये 5 टाइप यूज़ किए जाते हैं, 5 हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अगर कंपनी का केस हो तो हम 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट को शामिल नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे एनालाइज का मतलब क्या होता है कि हम इन अकाउंट्स को एनालाइज करके क्या करते हैं, रिजल्ट डिपिक्ट करते हैं। जैसे बैलेंस शीट से हमें असेट, लायबिलिटी और कैपिटल का पता चल जाता है, इनकम स्टेटमेंट से पता चल जाता है कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस सफ़र किया गया कंपनी द्वारा। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बनता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर में देखो मैं आपको ओवरव्यू दे करके समझाती हूँ। इसमें फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि देखो बच्चों, अगर ट्रू प्रॉफिट पता करना होता है कंपनी को तो पूरी लाइफ टाइम के दौरान उसमें जब एंड किया जाता है कंपनी का तब पता चलता है कि अगर मान लो कंपनी 100 ईयर के लिए बनी है तो जब कंपनी का प्रॉफिट, ट्रू प्रॉफिट पता चल जाएगा उसको, तो जैसे 100 ईयर कंप्लीट होंगे, कंपनी को बंद किया जाएगा तो उस टाइम पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है तो वो ट्रू प्रॉफिट या लॉस का हमें पता चलता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर हमें 100 ईयर के एंड में पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उस टाइम पे हमें जो सुधार करने पड़ते हैं, यानी कि अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसमें कुछ अगर कमी पेश रहते तो उसको सुधारने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि जो कंप्लीट हो चुका है टाइम पीरियड। तो इस कारण से हम क्या करते हैं कि हर साल जो होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं या फिर लॉस होता है वो कैलकुलेट करती हैं, क्योंकि हर साल जो हमें इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी होती है कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इस कारण से जब कंपनी के पूरी लाइफ स्पैन को जब छोटे छोटे हिस्सों में, यानी कि शॉर्ट स्पैन यानी कि 1 ईयर जिसे हम बोलते हैं, डिवाइड कर दिया था, उसको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल ईयर। ये नॉर्मली कब से कब तक होता है? ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर शामिल किया जाता है। कंपनी क्या करती है, 1 अप्रैल से अकाउंट प्रिपेयर करते 31 मार्च तक
तक का, तो उसे हर साल अपनी कंपनी के प्रॉफिट हो रहे हैं या फिर लॉस हो रहे, तो उसे पता चल जाता है, ताकि आने वाले टाइम में वो क्या कर सके, सुधार कर सके अगर उसको कुछ कमी पेशी लगती है तो उसमें आता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है बुक से कवर करते हैं अब हम। As per Section 2, Subsection 41 of the Company Act 2013, all company are required to have a uniform financial year। कहते हैं यहाँ पे सेक्शन 241 कंपनी एक्ट 2013 कहते हैं कि सभी की सभी कंपनी को ज़रूरत होती है, यूनिफॉर्म होता है एक जैसा सिमिलर सेम टाइप का फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने की, जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है हर साल। कहते हैं सिर्फ कंपनी जो होती हैं, होल्डिंग होती हैं, सब्सिडरी होती है फॉरेन कंपनी की, उनका जो ज़रूरी होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि उनका पर्पज़ होता है जो कंसोलिडेट करना होता है अपने अकाउंट्स को आउटसाइड इंडिया में अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। कहते हैं कि अगर मान लो होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी का केस आता है कि जहाँ होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ, या तो मान लो फॉरेन कंपनी होल्डिंग है या फिर सब्सिडरी है, तो उस केस में कहता है फाइनेंशियल ईयर जो डिफरेंट हो सकता है, तो उस केस में हमें फॉलो करना पड़ता है वही ईयर, क्योंकि अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है, कंसोलिडेट होता है, इकट्ठा कर देते हैं लास्ट में, तो इस कारण से जो फाइनेंशियल ईयर वो चेंज होने के चांसेस होते हैं। वैल्यू दैट कंपनी शुड ऑब्जर्व वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहते हैं किन किन बातों का ध्यान रखे कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे 2013 एक्ट सबसेक्शन 129 सबसेक्शन 1 कहता है कि हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है जब बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले शैल गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी। कहते हैं जो कंपनी के अंदर काम किए जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ट्रू और फेयर होने चाहिए, कुछ भी उसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। शैल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई अंडर सेक्शन 133। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जो बनाने पड़ते हैं अकाउंट, +1 के अंदर अकाउंट स्टैंडर्ड जो चैप्टर है पूरा उसमें बताया गया है हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके ये जो हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ती हैं। शैल बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म गिवन इन शेड्यूल 3। तो यहाँ पे जो फॉर्म होती है, बैलेंस शीट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो उसकी पहले से प्रिस्क्राइब फॉर्म होती है, तो उसी प्रिस्क्राइब फॉर्म के हिसाब से हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। जो प्रिस्क्राइब फॉर्म होती है वो शेड्यूल 3 के अंदर आती है। शेड्यूल 3 के अंदर शेड्यूल 3 का जो पार्ट 1 आता है, पार्ट 1 के अंदर तो आती है बैलेंस शीट, और ऐसे पार्ट 2 जो होता है, पार्ट 2 के अंदर आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट बनाई जाती है, शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। इसकी जो फॉर्म होती है वो पहले से परफॉर्मा फिक्स है, प्रिस्क्राइब्ड होता है, उसी परफॉर्मे को हम फॉलो करके जो अपने अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है कंपनी का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेश करता है शेयर होल्डर के आगे, ताकि अप्रूवल ले सके शेयर होल्डर से। तो जो ये पेश की जाती है हमारी एवरी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पेश करनी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने। द ऑडिटर रिपोर्ट, द डायरेक्टर रिपोर्ट मस्ट बी अटैच। तो यहाँ पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, जो डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है, वो भी अटैच करते हैं जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में अपने कंपनी के शेयर होल्डर के सामने। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट क्या रहता है प्रिपेयर करने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है उसको बनाने का कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही है। सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है कि यहाँ पे ट्रू और फेयर जो व्यू होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको दिखाने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेट बनानी पड़ती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में प्रॉफिट एंड लॉस को है जो हम कैलकुलेट करके चलते हैं। ऐसे ट्रू एंड फेयर व्यू पता करना होता है फाइनेंशियल पोजीशन का। फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस शीट आती है जिसमें हम असेट, इक्विटी और लायबिलिटी के बारे में जानते हैं। प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन कैश फ्लो के बारे में, जो वेरियस एक्टिविटीज़ की जाती हैं कंपनी के अंदर, तो उनसे कितना कैश फ्लो है तो वो जाना जाता है। टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो यूज़र होते हैं जिनको ज़रूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानने की, तो उनको जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्यों विशेष है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिलेट करती है पास्ट पीरियड से, इसी कारण से इसको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो बोला जाता है। हिस्टोरिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की है, वो प्रिपेयर किया मैंने 1 अप्रैल 2022 से लेकर के मैंने 31 मार्च 2023 को है जो क्लोज कर दी। तो 31 मार्च 2023 को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पता चल जाएगा कि क्या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या कंपनी को लॉस हो रहा है, कितनी कंपनी के असेट्स है, कितनी कंपनी की लायबिलिटी, तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलती है। लेकिन जो ये डाटा होता है, ये डाटा तो मेरा किस ईयर का, ये तो पास्ट हमारे डाटा से रिलेटेड होता है,
होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो इसी कारण से जो इसको बोला जाता है, ये हिस्टोरिकल स्टेटमेंट बोला जाता है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो डाटा होता है ये क्या किसका होता है, ये पास्ट का डाटा होता है। नेक्स्ट आता है दे आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। टर्म ऑफ मनी का मतलब क्या है कि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो सारी ट्रांजेक्शन वो होती है जिनको मैं मनी के टर्म में मेजर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जब हमने +1 के अंदर पढ़े थे जो प्रिंसिपल कंसेप्ट और कन्वेंशंस होते हैं अकाउंटिंग के, तो उसके अंदर हमने ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़ा था कि अकाउंट्स के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को जगह मिलती है जो मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो इसी कारण से हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी की टर्म में जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई हैं वो सारी की सारी मनी की टर्म में जो बनाई जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है हमें बैलेंस शीट की हेल्प से। क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो उसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि नेट प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को या फिर लॉस हो रहा है। जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उससे कंपनी को पता चल जाता है कंपनी के पास असेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है और कैपिटल कितनी है। तो इस तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम कवर करेंगे कि इसेंशियल क्या है, जरूरी क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और आगे इसका नेचर क्या होता है। आने वाली क्लास में हम ये टॉपिक को कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।